Hello students, this is the third and last video of history chapter 2. आज हमारा टॉपिक है द क्लेम टू पैरामाउंटसी. It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. तो जब जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में तो जो कंपनी थी उसने काफ़ी अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए. अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823. तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जो कि ये यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये 1813 से लेकर 1823 तक इंडिया में गवर्नर जनरल रहे थे. इन्होंने एक न्यू पॉलिसी निकाली थी जिसका नाम इन्होंने दिया था पैरामाउंटसी. पैरामाउंटसी का मतलब होता है कि सर्वोच्चता. तो इसके पैरामाउंटसी के अकॉर्डिंग ये था कि इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम. कंपनी ये चीज़ क्लेम करती थी कि जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी सत्ता है, वो ही सर्वोच्च है. इसलिए जो कंपनी है वो ग्रेटर है सारे इंडियन स्टेट से. In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening the annexed and Indian kingdoms. तो यहाँ पे क्या था कि कंपनी को और वो अपने हितों की रक्षा के लिए, जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट के लिए जो इंडियन स्टेट्स हैं, इंडियन टेरिटरीज हैं, उन्हें अनेक्स कर सकती है और अनेक्सेशन के लिए उन्हें थ्रेट मतलब उनको धमका भी सकती है. और इस चीज़ की अथॉरिटी वो अपने पास मानती थी, ऐसा मानना था कंपनी का. तो ये सोच, जो कंपनी की जो ये सोच थी, ये बाद में भी इनकी जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ रही हैं उनमें ये चीज़ दिखाई देती है. दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड. लेकिन जो ये अनेक्सेशन की इनकी जो पॉलिसी थी, ये कोई इनके लिए इतनी इजी नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो ये तो था नहीं कि लोगों ने आसानी से इनके सारे जो अथॉरिटीज़ थी उनको मान लिया था. लोगों ने इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किए थे. तो इसमें एक आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है. When the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, जो कि एक छोटा स्टेट था किट्टूर, जो कि अब आज के कर्नाटक में है, वहाँ पे रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट. तो जो रानी चन्नम्मा थी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे और आंदोलन शुरू कर दिया था. But she was arrested in 1824 and died in prison in 1829. 1824 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और एज ए प्रिजनर 1829 जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई. बट रायन्ना, ए पूर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस. उनका एक गरीब चौकीदार था जिसका नाम था रायन्ना, जो कि कित्तूर के संगोली में रहता था. उसने इस रेजिस्टेंस को कैरी आउट किया. विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स. लोगों के सपोर्ट की वजह से, हर तरफ से उसे इस चीज़ में लोगों का सपोर्ट मिला और इस वजह से उसने कई ब्रिटिश कैंप भी डिस्ट्रॉय किए और कई उनके रिकॉर्ड्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था. ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830. बट उसे भी 1830 में पकड़ लिया गया और हैंग कर दिया, उसे फांसी दे दी गई थी. यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक. इसी बुक में हम जो भी ये रेजिस्टेंस हुए थे, जितने भी आंदोलन हुए इनके खिलाफ, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. इन द लेटर 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया. लेकिन 1830 के टाइम, 1830 के लास्ट तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रशिया से भी काफ़ी वरीड हो गई थी. उसे रशिया की तरफ से काफ़ी डर लग रहा था. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. उन्हें ये लगता था कि जो कंपनी थी उसे इस चीज़ का फियर था, इस चीज़ का डर था कि कहीं जो रशिया है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इंडिया में एंटर होकर अपने रूल को एक्सपेंड ना कर ले. ड्रिवन बाय द फियर, अपने इसी डर की वजह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पर भी अपना कंट्रोल, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भी वो अपना कंट्रोल करना चाहते थे. इसके लिए इन्होंने क्या किया,
They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842. इसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान के साथ 2 बार लंबी लड़ाई लड़ी। प्रोलॉन्ग्ड वॉर का मतलब है लंबे समय तक चलने वाला युद्ध। फर्स्ट तो 1838 में और सेकंड 1842 में। और इनडायरेक्टली लास्ट में वहाँ पे उनका रूल इस्टेब्लिश्ड हो गया था। इनडायरेक्टली का मतलब है कि उन्होंने अपने किसी आदमी को वहाँ रूल के लिए छोड़ दिया था। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। 1843 में उन्होंने सिंध को भी टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट इन लाइन्स वाज पंजाब। अब उनका नेक्स्ट टारगेट पंजाब था। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। लेकिन उस समय जो पंजाब के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, उनके सामने कंपनी की बिल्कुल नहीं चली, इसलिए कंपनी को बैकआउट करना पड़ा। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 two prolonged wars were fought with the Sikh kingdom. Ultimately in 1849 Punjab was annexed. 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो सिख किंगडम थी उसके साथ ब्रिटिश कंपनी के 2 काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चले और लास्ट में 1849 में उन्होंने पंजाब को भी अनेक्स कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। The final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. जो ये अनेक्सेशन की जो वेव थी, मतलब जो लहर थी, ये 1848 से 1856 के बीच में जब इंडिया में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, उस समय ये लास्ट टाइम था इनके अनेक्सेशन का। उस समय उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. इसके अकॉर्डिंग क्या था कि उन्होंने जो ये डॉक्ट्रिन रखी थी, इसमें ये डिक्लेयर किया था कि यदि कोई इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका कोई मेल एयर, मतलब कोई मेल वारिस नहीं होता, उनका अपना कोई बेटा जो अपना कोई सन ना हो, तो उस किंगडम को वो लोग लैप्स कर लेंगे, मतलब उसे हड़प लेंगे, उसे छीन लेंगे और वो कंपनी का पार्ट बन जाएगा। One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कई और भी किंगडम थी जिन्हें कि उन्होंने अनेक्स किया था, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 एंड झांसी इन 1854. Finally in 1856 the company also took over अवध. आखिर में 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब अवध को कंपनी ने टेक ओवर किया, उस समय उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। उन्होंने यहाँ पे अपनी ये बात रखी कि जो अवध का जो नवाब है वो मिस गवर्नमेंट करता है, मतलब उसका रूलिंग पैटर्न जो है वो सही नहीं है, वो सही तरीके से रूल नहीं करता है, इसलिए उन्हें मजबूरी में उनकी ड्यूटी बनती है कि वो वहाँ पे अपना अधिकार करें। लेकिन जो अवध के जो लोग थे उन्होंने जब इस चीज़ को देखा कि जो उनका नवाब है उसे काफ़ी ह्यूमिलेटिंग वे में डिपोज किया गया था, कि उसकी इस इंसल्ट से वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे और 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उन्होंने उसे भी ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे अब आपको ये जो मैप्स दिए गए हैं ये अलग अलग टाइम पीरियड के हैं। फिगर 14 में इंडिया को शो किया गया है, ये जो 1797 का है। इसमें जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है ये एरिया तो अंडर द ब्रिटिश रूल था और जो रेड है ये उनके अंडर में नहीं था। अब यहाँ पे देखिए कि धीरे धीरे कैसे ब्रिटिश कंपनी ने अपना जो एनेक्सेशन बढ़ाती गई थी। ये 1840 में जो येलो कलर है वो काफ़ी बढ़ गया है और यहाँ 1857 तक उन्होंने इंडिया के काफ़ी पार्ट पर अपना कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power.
अगर हम यहाँ पे कंपनी के जो मेजर एक्सपेंशन की बात करें तो उसमें जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं जो कि 1773 से लेकर 1785 तक इंडिया में वो गवर्नर जनरल रहे थे, उन्होंने इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. तो उस समय उनके इस समय में जो कंपनी की जो पावर थी वो केवल बंगाल तक की नहीं बल्कि बम्बई और मद्रास में भी वो पावर हासिल कर चुकी थी। उसके बाद जो ब्रिटिश एरियाज थे वो काफ़ी क्या था कि इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बंटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। वो 3 प्रेसिडेंसीज थी। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाय ए गवर्नर। इन ये जो 3 प्रेसिडेंसीज थी इन पे अलग अलग गवर्नर का रूल होता था और एक सुप्रीम हेड होता था जिसे कि गवर्नर जनरल कहा जाता था, जो कि उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे। The first Governor General introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने जस्टिस के मतलब न्याय के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे। From 1772 a new system of justice was established. 1772 में उन्होंने एक नया जो जस्टिस सिस्टम है वो एस्टेब्लिश किया। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी 2 कोर्ट्स होंगी। एक तो होगी क्रिमिनल कोर्ट जिसे कि फौजदारी अदालत बोला जाता था और दूसरी होगी सिविल कोर्ट जिसे कि दीवानी अदालत बोला जाता था। और इसमें मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसिडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। तो इसके लिए उन्होंने जो दीवानी अदालतें थी जो कि सिविल कोर्ट्स थी, यहाँ पे उन्होंने मुख्य क्या थे, जो यूरोपीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, जो मेन थे वो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे। उसके बाद जो मौलवी और हिंदू पंडित थे उन्हें इन ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन लॉ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए रखा था। तो जो फौजदारी अदालतें थी जो कि क्रिमिनल कोर्ट्स थी वो काजी के अंडर में आती थी और काजी और मुफ्ती के अंडर में आती थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे, उनका सुपरविजन करने के लिए कलेक्टर्स होते थे। A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretation of local laws based on different schools of the Dharma Shastra. तो यहाँ पे एक बड़ी समस्या ये आई थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे तो वो जो भी अपनी लोकल लॉ को डिफाइन करते थे वो उनकी अलग अलग डिस्क्राइब करते थे उसको। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो सब जैसे अलग अलग स्कूलों से उन्होंने डिफरेंट धर्मशास्त्र पढ़े थे। टू ब्रिंग अबाउट अन यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। तो इसके बाद कंपनी ने क्या किया कि 1775 में जो ये जो उनकी सभी डिस्क्राइब करने में जो डिफरेंसेस आ रहे थे उसको एक जैसा करने के लिए 1775 में उन्होंने जो 11 जो इंडियन पंडित थे उन्हें कहा कि वो इंडियन लॉ का एक डाइजेस्ट तैयार करें। तो इसके अकॉर्डिंग और उस समय NB हॉलहेड थे जिन्होंने उनके द्वारा जो हिंदू पंडित थे उनके द्वारा तैयार किए गए उस डाइजेस्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 1778 में जो यूरोपीय जो जज थे उन्होंने इसके जो भी एक कानूनों के अकॉर्डिंग एक संहिता तैयार कर ली थी। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sadr Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta. तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिश की गई। इसके अलावा कलकत्ता में भी एक सदर निजामत अदालत भी बनाई गई क्योंकि उस समय कलकत्ता इंडिया की कैपिटल थी। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर।
तो जो भारतीय जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट थे उनमें कलेक्टर है उसकी पोस्ट सबसे बड़ी होती थी, जैसा कि अभी भी होता है। और उनका जो मेन काम था वो था कि रेवेन्यू लेना और टैक्स कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और ये वो किसकी हेल्प से करते थे? जजेस की, पुलिस ऑफिसर्स की और दरोगाज की। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज। तो जो उनका कलेक्ट्रेट, जो उनका ऑफिस था जिसे कलेक्ट्रेट कहा जाता था, वो इस पावर का मतलब एक नया सेंटर बन गया था, जिसमें कि पुरानी जो पावर थी, जो पुरानी प्रीवियस अथॉरिटी होल्डर्स थे, उन्हें रिप्लेस कर लिया था, मतलब उन्हें काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है द कंपनी आर्मी। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. तो कंपनी के साथ जो इंडिया में जो भी इन्होंने रूल के समय जो भी रिफॉर्म्स किए, रिफॉर्म के जो भी उनके मन में जो भी आइडियाज़ आए थे, उनमें क्या था कि जो उनकी मेन पावर थी वो उनकी मिलिट्री फोर्स में थी। जो मुगल्स थे, मुगल आर्मी क्या करती थी? मुगल आर्मी मेनली कैवेलरी रखती थी। कैवेलरी आप 7th में भी पढ़ चुके हैं। कैवेलरी मतलब कहते हैं घुड़सवार, जो कि घोड़े पर चलने वाले सवार होते हैं। उसके अलावा इन्फेंट्री, जो कि पैडल सोल्जर होते हैं। पैडल मतलब फुट सोल्जर। और दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड। और उन्हें जो तीरंदाजी की, जो आर्चरी की ट्रेनिंग दी जाती थी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. तो जो कैवेलरी थी, जो कि घुड़सवार होते थे, वो उनका क्या, जो मुगल सेना के समय, मुगल साम्राज्य में उनका दबदबा रहता था। वो काफ़ी डोमिनेटिंग बिहेव करते थे, दूसरों पर उन अपना रौब दिखाते थे। उसमें मुगल जो एम्पायर था, उसको क्या था कि एक जो ये पैदल सैनिक थी उनकी उन्होंने ज़रूरत नहीं महसूस की थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब भी उन्हें ज़रूरत होती थी तो जो रूरल एरिया है, वहाँ के जो किसान होते थे, जो पीजेंट्स थे, वो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें पैदल सैनिक हैं वो उन्हें सप्लाई कर देते थे। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. 18th सेंचुरी में जो ये मुग़ल सक्सेसर स्टेट्स थे, जैसे कि अवध और बनारस, इन्होंने जो पीजेंट्स थे उनकी रिक्रूटिंग शुरू कर दी थी एज ए सोल्जर, जिन्हें कि ट्रेंड किया जाता था। और ये देखकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी इस मेथड को अडॉप्ट कर लिया था। इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी विच केम टू बी नोन एज द सिपाही आर्मी फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर। तो जब उन्होंने ये रिक्रूटमेंट शुरू कर दी थी अपनी आर्मी के लिए, और जो सोल्जर्स भर्ती किए जाते थे, जो पीजेंट्स को एज ए सोल्जर भर्ती किया जाता था, उन्होंने सिपाही आर्मी बोला था। और ये सिपाही वर्ड इंडियन वर्ड सिपाही से ही बना है। As warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirements of the company's army declined. तो 1820 में जैसे जैसे युद्ध की जो टेक्नोलॉजी है, जो लोग युद्ध लड़ने के जो तरीके थे, उनकी टेक्नोलॉजी है जो चेंज होने लगी थी, तो ऐसे टाइम पर आकर जो कंपनी थी, कंपनी को अपनी आर्मी में जो ये कैवेलरी मैन थे इनकी ज़रूरत कम पड़ने लगी थी। इसका एक रीज़न ये भी था कि जो ब्रिटिश एम्पायर में, जैसे कि बर्मा, अफ़गानिस्तान और इजिप्ट, यहाँ पे भी इनकी जो सेनाएं थी, ये क्या जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो इनसे भी लड़ रहा था, और यहाँ पे भी इन्हें अपने सैनिक भेजने पड़ते थे। और यहाँ जहाँ ये बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में जब इनकी आर्मी जाती थी तो वहाँ जो इनके सोल्जर्स होते थे वो मस्केट्स और मैचलॉक्स से लड़ते थे। मस्केट होती है एक, जैसे कि यहाँ पे है एक हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर, जो पैदल सोल्जर होते हैं वो यूज़ करते हैं, ये एक हैवी गन होती है। और जो मैचलॉक है एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्नाइटेड बाय द मैच।
तो इसमें जो एक पाउडर मतलब जो कि बारूद होता था, एक गन पाउडर इसमें डाला जाता था, उसको माचिस से जलाया जाता था। The soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements and its infantry regiments now become more important. तो जो कंपनी की सेना के जो भी सिपाही थे, जो भी सोल्जर्स थे, तो उनकी जो ज़रूरतें थी, जो नीड्स थी, वो भी चेंज होने लगी थी। जो सोल्जर्स थे उनकी जो चेंज होती जो ज़रूरतें थी, उनका भी कंपनी को ध्यान रखना पड़ता था। तो अब उनके पास जो फुट सोल्जर्स थे वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहे थे। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यूनिफॉर्म सोल्जर मतलब सभी सैनिक एक जैसे हों, ऐसे कल्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया था। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर। तो ऐसी कोशिशों में ऐसी कोशिशों में इन सैनिकों को जो यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें वैसा ही उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती थी और उन्हें डिसिप्लिन भी सिखाया जाने लगा था। तो अब उनकी जो लाइफ थी, जो सोल्जर्स की जो लाइफ थी, वो पहले से ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गई थी, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता था, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी। तो इन सब कोशिशों में कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि ये जो पेशेवर सिपाही थे, जो कि ये प्रोफेशनल सोल्जर्स थे, इनकी क्या जो कम्युनिटी फीलिंग्स थी उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। ऐसा क्या था कि जो सेना में अपनी रिक्रूटमेंट में वो कई बार अंग्रेज लोग क्या थे कि जो कास्ट सिस्टम है और कम्युनिटी है उनकी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते थे। तो इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा गहरे तक लोगों के मन में है, वो आज भी हमें देखने को मिलता है। तो उस टाइम तो आप सोच सकते हैं कि लोगों की फीलिंग्स अपनी जाति और अपनी जो उनकी रीजनल फीलिंग्स थी, रिलीजियस फीलिंग्स थी, उनसे वो कितनी ज़्यादा उनकी वो गहरी होंगी उनके मन में। तो ऐसे में वो अपनी इन फीलिंग्स को कैसे छोड़ सकते थे? या तो वो अपने आप को सिर्फ एक सोल्जर मान लें, अपने आप को मेंबर ऑफ कम्युनिटी ना माने। तो क्या ऐसा हो सकता था कि वो सोल्जर्स अपने आप को सिर्फ एक सोल्जर मान लें, उसके अलावा उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी? व्हाट डिड द सिपाही फील? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो सोल्जर्स थे वो क्या फील करते थे? हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, दैट इज देयर सेंस ऑफ हु दे वर। तो उनकी जो भी फीलिंग्स थी उनमें चेंजेस आ रहे थे कि उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। इस रिवॉल्ट के बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन देखते हैं कि अब तक हमने चैप्टर में क्या देखा। Thus, the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. तो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर इंडिया आई थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई थी। The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process. 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो ये नया एक प्रोसेस आया था जो कि स्टीम टेक्नोलॉजी थी, जो कि भाप की एक, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि जो स्टीम इंजन भी बनने शुरू हुए थे, तो स्टीम टेक्नोलॉजी जो आई थी उसने इस प्रोसेस को और ज़्यादा तेज़ कर दिया गया था। तब क्या था कि जो सी रूट से जो भी इंडिया आते थे लोग, उन्हें उस समय आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। उन्हें 6 to 8 मंथ लग जाते थे ट्रैवलिंग में, इंडिया आने में बाय सी। तो स्टीम शिप्स reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India. तो जो स्टीम से चलने वाले जब शिप्स शुरू हो गए तो इनकी जो ट्रैवलिंग का टाइम था वो इतना कम हो गया कि पहले तो इन्हें 6 to 8 मंथ्स लगते थे, अब इन्हें इंडिया पहुंचने में सिर्फ 3 वीक्स का ही टाइम लगता था। तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनकी फैमिलीज़ दूसरे मतलब दूर के देशों से भी इंडिया आने लगी थी।
By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. 1857 तक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके 63% टेरिटरी पर और 78% यहाँ की पॉपुलेशन पर कंपनी ने अपना डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। और जो इस कंट्री का जो बाकी की जो लैंड थी, बाकी की जो टेरिटरी और जो भी पॉपुलेशन थी, उस पर कंपनी का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। तो इस तरह से वर्चुअली ये कहा जा सकता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। अब नेक्स्ट पेज पर एल्सवेयर में आपको बताया गया है स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में जो दासों का व्यापार होता था, जो लोगों को दास की तरह उनकी ट्रेडिंग की जाती थी, उन्हें बेचा जाता था। तो इसमें क्या था कि जो डच व्यापारी थे, जो डच ट्रेडर्स थे, वो 17वीं सेंचुरी में साउथ अफ्रीका पहुंचे थे। जल्द ही वहाँ से जो दास थे, जो ये स्लेव बनाए जाते थे, उनकी ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। और जो लोग थे, लोगों को क्या था कि जंजीरों में बांधकर, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे इस पिक्चर में, कि लोगों को जंजीरों से बांधकर इनकी एक मार्केट होती थी स्लेव्स की, वहाँ इन्हें बेचा जाता था। 1834 में जब इस ये स्लेव प्रथा है, स्लेवरी का अंत हो गया, मतलब ये ख़त्म होने वाली थी, डिक्लाइन होने वाली थी, तो अफ्रीका के जो साउथ की तरफ स्थित केप में जो ये पर्सनल जिनका अथॉरिटीज़ थी जिनकी, वहाँ पे इन दासों की संख्या 36,774 थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है।